हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू सिंपल कॉन्सेप्ट्स। माय नेम इज विकास और आज का हमारा टॉपिक है ऑन द क्वाड डिफाइन द आइडिया चार्ट द पाथ। यानी कि क्वाड के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और किस तरीके से क्वाड का जो पाथ है वो कैसे डिसाइड होगा और कैसे उस पर अमल किया जाएगा रिस्पेक्टिव कंट्रीज द्वारा। नाउ ये कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है, लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे पूछ सकते हैं। मेकिंग इट्स प्रेजेंस फेल्ट, यानी कि ये जो चीज है यहाँ पर देखी जा रही है किस किस तरीके से। ऑस्ट्रेलिया वॉज मिसिंग फ्रॉम मालाबार बट विल ज्वाइन वॉरशिप्स फॉर सेल टू हवाई। यानी कि जो मालाबार कोस्ट वाली एक्सरसाइज होती है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड दिस ऑस्ट्रेलिया या इन जापान। सो उसमें से ऑस्ट्रेलिया मिसिंग था, लेकिन अब वो जो हवाई में वॉरशिप्स मतलब वहाँ पर जो टेस्टिंग हो रही है, वहाँ पर जो अभ्यास होने वाला है, उसमें वो बिल्कुल पार्ट लेगा यूएस के। क्वाड्रिलेटरल सेल फॉर ओवर ए वीक इन द पैसिफिक ऑफ रिम्पैक। तो रिम्पैक जो कंट्रीज हैं, यानी कि जो पैसिफिक ओशन के रिम पे जो कंट्रीज हैं, वहाँ पर सबसे बड़ा वॉर गेम होने वाला है, क्वाड्रिलेटरल सेल होने वाली है वहाँ पर। सो आईएनएस सह्याद्री इंडिया की तरफ से इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगी। इंडियन नेवी की P-81 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट भी इसमें जाएगी। बीजिंग रिमेन्स डिसमिसिव ऑफ मालाबार, सेज इट हैज लो कॉम्बैट वैल्यू। तो बीजिंग ने लो कॉम्बैट वैल्यू बता के मालाबार कोस्ट एक्सरसाइज जो होती है उसको डिसमिस कर दिया है। एंड बीजिंग मतलब चाइना, एंड चाइना हैज बीन डिसइनवाइटेड फ्रॉम रिम्पैक ड्यू टू इट्स एग्रेसिव पोस्चर इन साउथ चाइना सी। क्योंकि एग्रेसिव पोस्चर दिखाया उसने साउथ चाइना सी, तो उनको हमें कभी भी इनवाइट नहीं किया जाता रिम्पैक एसोसिएशन का जो उनका एक्सरसाइज होती है। ठीक है, ये वॉर एक्सरसाइज। आगे बढ़ने से पहले गाइस, अनअकैडमी लाया है आप सभी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज। ये सरप्राइज है यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑप्शनल कैटेगरी से रिलेटेड। सो इसमें आपको ऑप्शनल कैटेगरी में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। डेडिकेटेड फोकस होने वाला है ऑप्शनल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में। कॉम्प्रिहेंसिव और एनहेंसमेंट कोर्सेज आपको इसमें मिलेंगे। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज मिलेगी। ऑल द ऑप्शनल कोर्सेज ऑनगोइंग और कंप्लीटेड आपको यहाँ पर मिलेंगे। डेडिकेटेड डाउट सेशंस और पीडीएफ स्टडी मटेरियल्स भी आपको मिलेंगे। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज दिस कि एग्जिस्टिंग प्लस सब्सक्राइबर्स को फ्री एक्सेस होगा इन सभी ऑप्शनल कैटेगरीज का टिल देयर सब्सक्रिप्शन लास्ट। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन कैन बी अवेल्ड सेपरेटली एज वेल, तो आप इसको सेपरेटली भी अवेल कर सकते हैं। ऑप्शनल कैटेगरी विल हैव ऑल द ऑप्शनल कोर्सेज अवेलेबल ऑनगोइंग और कंप्लीटेड। तो इसमें आपको ऑनगोइंग हो चाहे कंप्लीट हो, आपको सारे के सारे ऑप्शनल कैटेगरी के ऑप्शनल कोर्सेज मिलेंगे। Dedicated focus on optional subjects like PSIR, Public Administration, Management, Agriculture. All these courses will be completed over here और कुछ ongoing भी चल रहे हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन प्लान्स जो हैं आपके, वो जिस तरीके से हैं, एक मंथ का अगर आप लेते हैं तो 5000 पड़ेगा, और जीएस का अगर आप लेते हैं तो 9000 पड़ेगा। यानी कि ऑप्शनल का 5000, जीएस का 9000। एंड इफ यू यूज आर कोड 10%, आपका कोड अगर आप यूज करेंगे, सिंपल वाईटी हमारा कोड है। ओके, यूपीएससी वाईटी नहीं है, सिंपल वाईटी है। तो अगर आप उसको यूज करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा इन सभी पे। तो यानी कि 5000 की जगह फिर आपको 10% कम में आपको वो चीज़ मिलेगी। और सेम 9000 के लिए भी सेम गोज विद द 6 मंथ्स वाला कोर्स, उसमें आपको इतना ऑप्शनल में पे करना पड़ेगा, इतना जीएस के लिए पे करना पड़ेगा। सो ये जो इंट्रोडक्टरी ऑफर है ये सिर्फ 31 अक्टूबर के लिए है गाइस। रिमेंबर 31 द लास्ट डेट टू अवेल दिस इंट्रोडक्टरी ऑफर। सो जो 31 तक जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया होगा उनको एक कॉम्प्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा टू ऑप्शनल कैटेगरी एज वेल। एग्जाम्पल, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 31 अक्टूबर तक आपको ये जो टोटल आपको सब्सक्रिप्शन है, ये जीएस का 49,500 में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऑप्शनल का आपको 27,500 रुपये पे नहीं करने पड़ेंगे, वो फ्री हो जाएगा। यानी कि आपको टोटल सिर्फ जीएस की फीस भरनी है। लेकिन अगर आप उसके बाद अवेल करते हैं तो आपको ऑप्शनल के लिए अलग पे करना पड़ेगा 27,500, एंड जीएस के लिए तो अलग करना ही पड़ेगा। तो आपको टोटल 77,000 में वो सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सो अभी अवेल कीजिए गाइज, go to an academy and avail these many things from there. Okay, now it is reported that the second ministerial meeting of the 4 countries under quad, तो quad के अंदर 4 कंट्रीज आती हैं,
ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस। सो इनकी मीटिंग जो होगी इस बार की वो जापान में हेल्ड होगी। शिंजो आबे जो है वो एक स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं जिन्होंने बियॉन्ड द लिमिटेड टाइम फ्रेम ऑफ जापानीज रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स, तो उससे बियॉन्ड होकर उन्होंने सोचा है, अपने इंटरनल पॉलिटिक्स से हटके उन्होंने ये बात सोची है। इन 2007 द क्वाड, द यूएस, जापान, India and Australia was an idea whose time had not yet come. That was a different world. तो उसको एक ऐसा आइडिया बताया जाता था कि जिसका अभी तक टाइम नहीं आया और वो एक मतलब अलग ही सिनारियो में वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। 2007 में ऐसा माना जाता था। नाउ थोड़ा बहुत क्वाड के बारे में देख लेते हैं। सो क्वाड इज नथिंग बट क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो क्वाड एक सिक्योरिटी डायलॉग है 4 कंट्रीज के बीच में, एज द नेम सजेस्ट is the informal strategic dialogue between India, US, Japan, and Australia with a shared objective to ensure and support a free, open, and prosperous Indo Pacific region. The idea of Quad was first mooted by Japanese Prime Minister Shinzo Abe in 2007. पहली बार ये आइडिया शिंजो आबे ने 2007 में प्रपोज किया था। However, द आइडिया कुड नॉट मूव अहेड विद ऑस्ट्रेलिया पुलिंग आउट ऑफ इट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पे चाइनीज प्रेशर के चलते इससे बाहर आना चाहता था, तो इसने मतलब वो आगे नहीं बढ़ा इस क्वाड में। लेकिन दिसंबर 2012 में शिंजो आबे ने फिर से ये कॉन्सेप्ट ऑफ एशियाज डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड का एक कॉन्सेप्ट दिया। डायमंड 4 हिस्से की वजह से उन्होंने कहा कि एक डायमंड है ये डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी का, इन्वॉल्विंग ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस टू सेफगार्ड द मैरीटाइम कॉमन्स, यानी कि उनके जो समुद्री जो उनके कॉमन्स हैं, बेसिकली उनके जो कॉमन गेन्स हैं, कॉमन उनके फायदे हैं फ्रॉम द इंडियन ओशन टू द वेस्टर्न पैसिफिक, तो उस पे उसको सेफगार्ड किया जाए, उसकी रक्षा की जाए मिलकर। ऑब्वियसली फ्रॉम चाइना एंड रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जो उसके खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे। In November 2017, India, the US, Australia, and Japan gave shape to the long pending Quad coalition. तो 2017 नवंबर में उन्होंने इसको शेप दिया टू डेवलप अ न्यू स्ट्रेटजी टू कीप द क्रिटिकल सी रूट्स इन द इंडो पैसिफिक फ्री ऑफ एनी इन्फ्लुएंस, स्पेशली चाइना से उसको फ्री करने के लिए, उस एरिया को फ्री करने के लिए, इंडो पैसिफिक एरिया को, इन्होंने ये अलायंस को मंजूरी दे दी और एक नई स्ट्रेटजी बनाई ताकि वो क्रिटिकल सी रूट्स को अपनी निगरानी में रख सकें। इवोल्यूशन ऑफ क्वाड ग्रुपिंग, किस तरीके से क्वाड ग्रुपिंग की इवोल्यूशन हुई। द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वाज स्टिल लर्किंग इन द शैडोज एज अमेरिका कंटिन्यूड टू एंजॉय इट्स यूनिपोलर मूवमेंट। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था वो अभी भी छुपा छुपा सा दिख रहा था सब जगह, क्योंकि अमेरिका जो था वो अभी भी यूनिपोलर मूवमेंट को एंजॉय कर रहा था। ठीक है, चाइना का जो श्रिल रिएक्शन था, एक पहना सा रिएक्शन था इस एस्टेब्लिशमेंट को, जो 4 लाइक माइंडेड कंट्रीज के बीच में हुआ, यानी कि क्वाड को, जो कि 4 डेमोक्रेटिक नेशंस के बीच में हुआ। एस्टैब्लिशिंग अ प्लूरीलैटरल प्लेटफॉर्म वाज प्राइमा फेसी, ये सिर्फ स्टार्टिंग का उनका एक्ट था और इंट्रीगिंग। द आइडिया वॉज बेयरली ऑन द टेबल, ये कभी टेबल पे मतलब कभी टेबल पे आया होगा, मतलब इतना अच्छे से इसको प्रपोज नहीं किया गया। सो देर वॉज नो क्लियरली इनंसिएटेड कॉन्सेप्ट और प्रोपोज्ड स्ट्रक्चर्स, मच लेस जॉइंट अंडरस्टैंडिंग्स, यानी कि बहुत अच्छी तरह की उनके बीच में पोस्ट स्ट्रक्चर्स नहीं थे और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप नहीं हुई थी क्वाड के बीच में कि ये करेगी क्या, काम कैसे करेगी। The Chinese, however, labeled it as an Asian version of North Atlantic Treaty Organization. तो चाइना ने इसको एलिगेशन लगाते हुए ये कहा कि ये तो नेटो ही है, लेकिन ये एशिया का नेटो है। It became evident years later that the real reason for China's hyperreaction was out of concern that such a grouping would out China's plans for naval expansion by focusing on the Indo-Pacific maritime space. तो इंडो पैसिफिक मैरीटाइम स्पेस, उस एरिया पे
जो चाइना अपना दबदबा बनाना चाहता था, तो ऐसी अगर ग्रुपिंग हो जाएगी तो चाइना का दबदबा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर इंडिया के पास अपर हैंड रहेगा, क्योंकि उसकी दोस्ती हो जाएगी, एक तरह से स्ट्रेटेजिक दोस्ती हो जाएगी और बेहतर मिलिट्री वाली with these countries in context of the Indo-Pacific maritime space. China was hoping that its naval buildup might slip under the radar. तो चाइना को ये लग रहा था कि ये रेडार में से निकल जाएगा, because the Americans were distracted by the continental changes including Russia, Afghanistan and Iran and would not look seaward. तो वो नदी या समुद्र की तरफ, इस एरिया की तरफ नहीं ध्यान देगा और वो इन्हीं के बीच में उलझ के रह जाएगा यूएस। तो वो बेसिकली एक रडार के नीचे से निकलने वाली बात है, एक कहावत चाइना को लग रही थी कि ऐसी चीज सच हो सकती है। बट वंस द आइडिया ऑफ क्वाड 1.0 हैड डाई डाउन, तो जैसे एक बार ये मर गया पहला क्वाड का जो आइडिया था, चाइना को कॉन्फिडेंस मिला टू रिवील इट्स हैंड, अपना हाथ उन्होंने अच्छे से दिखाया कि अब वो क्या करना चाहता है और क्या कर सकता है। इट एडवांस्ड अ न्यू क्लेम, द 9 डिश लाइन इन द साउथ चाइना सी। उन्होंने एक नया क्लेम किया कि ये जो 9 डैश लाइन है साउथ चाइना सी में, इसके पहले का हिस्सा सारा हमारा है। वो लाइन ऐसी जगह पे खींची गई थी कि इट्स ऑलमोस्ट रीचिंग द मैरीटाइम लॉज। Then China undertook the rapid kind of warship building activity reminiscent of Wilhelmine Germany before 1914। तो उन्होंने रैपिड काइंड ऑफ वॉरशिप बिल्डिंग एक्टिविटी स्टार्ट की Wilhelmine Germany before 1914। It built its first overseas base in Djibouti, इन्होंने बनाया था Wilhelmine Germany ने, and it started systematically to explore the surface and subsurface environment in the Indian Ocean beyond the Malacca Strait। तो मलक्का स्ट्रेट के बियॉन्ड भी उन्होंने इस इंडियन ओशन को एक्सप्लोर किया। ये जो एंटायर एक्टिविटी थी इसको कोऑर्डिनेट किया सेंट्रल लीडिंग स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रोटेक्टिंग मैरीटाइम राइट्स एंड इंटरेस्ट, जो कि बने थे 2012 में। The manner of China's dismissal of the arbitral award in the dispute with the Philippines on the South China Sea and its brazen militarization of the islands after its president had publicly pronounced to the contrary has once again brought the four countries onto the same page and given a second chance to Quad। तो ये जो मैनर था चाइना का डिसमिसल करने का टू द आर्बिट्रल अवार्ड इन द डिस्प्यूट, जो कि फिलीपींस के साथ हुआ था इन द साउथ चाइना सी, जिसके बारे में हम लाइन वाली बात भी कर रहे हैं, 9 डैश लाइन। तो ये वाली जो चीज थी इसकी वजह से क्वाड को एक और जरिया मिल गया, एक और होप मिल गई, और यू कैन से एक मोटिवेशन मिल गई कि चाइना का दबदबा बढ़ते जा रहा है एंड इट कैन हार्म अस एज वेल। सो हमें ये जो ग्रुपिंग है इसको सेकेंड चांस देना ही चाहिए। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है इस ग्रुपिंग की? सो क्वाड एक अपॉर्चुनिटी है फॉर लाइक माइंडेड कंट्रीज टू शेयर नोट्स एंड कोलैबोरेट ऑन प्रोजेक्ट्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। मेंबर्स जो हैं इसके वो एक ही विजन को शेयर करते हैं और वो है फ्री इंडो पैसिफिक, ठीक है, ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक। ईच इज इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स एज वेल एज in promoting maritime domain awareness and maritime security as well. It is one of the many avenues for interaction between among India, Australia, Japan and US। उनके बीच में इंटरेक्शन का सबसे बड़े एवेन्यूज में से एक है एंड शुड नॉट बी सीन इन एन एक्सक्लूसिव कॉन्टेक्स्ट। इसको एक्सक्लूसिव जो पहले से इसका तय है, मतलब जो इसका बेस है जिससे स्टार्ट हुआ है कि चाइना के दबदबे को थोड़ा कम किया जाए, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, बट उससे भी ज़्यादा हम इसमें और भी ज़्यादा डिटेल में हम देख सकते हैं, क्योंकि ये चारों कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलिट्रली स्ट्रॉन्ग है, साइंस एंड टेक में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये चारों कंट्रीज़ अगर अपने साइंस एंड टेक के प्रोजेक्ट्स को शेयर करेंगे, जैसे यूएस अपने एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स को इंडिया के साथ शेयर करेगा तो इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होगा। हम पिछले ही लेक्चर में बात कर रहे थे कि यूएस और बेसिकली ऑस्ट्रेलिया फॉर दैट मैटर अगर शेयर करेगा, क्योंकि वो एक ऐसा डेवलप कंट्री है जो कि अपने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की वजह से डेवलप्ड कहलाता है।
सो ये इंडिया को फ़ायदा करेगा। देन इंडिया जो सस्ते में रॉकेट्स लॉन्च कर देता है और इसरो, तो वो अपनी गाइडेंस और अपनी चीज़ें शेयर कर सकता है और अपनी हेल्प कर सकता है अपने लेवल पे। सो देयर आर टू मैनी थिंग। इंडिया सर्विस सेक्टर में बहुत कमाल का है। तो सर्विस सेक्टर में यहाँ से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स है वो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे काम करते हैं और वो अपने अपने फील्ड में सबसे बेस्ट माने जाते हैं। और ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम इंडिया, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम इंडिया। So there are also common references to the creation of the free, open and inclusive regional architecture, rules of road, freedom of navigation होना चाहिए, overflight and एशियन सेंट्रलिटी, एशियन को सेंटर मान के, एशिया को सेंटर मान के उस पे काम होंगे। ये कॉमन रेफरेंसेस हैं इस क्रिएशन के रिगार्डिंग। अब ये जो हमने प्लूरीलेटरल मैकेनिज्म की बात की थी, ये क्या है? तो जो चाइना है वो स्किल्ड है बहुत अच्छी तरीके से काफ़ी चीज़ों पे। दे विल परहैप्स एंडीवर, वो कोशिश करेंगे टू कन्फ्लेट द क्वाड विद द इंडो पैसिफिक विजन, ठीक है, एंड लिंक बोथ टू द सो कॉल्ड चाइना कंटेनमेंट थ्योरी। तो वो इसको एक तरह से कोशिश करेंगे कि जो क्वाड है उसका एक ही विजन है भाई, कि चाइना को कंटेन करना चाहते हैं, तो वो इसी के उस पर काम करेंगे। द क्वाड नेशंस नीड टू better explain that the Indo-Pacific vision is an overarching framework that is being discussed in a transparent manner। इसको ट्रांसपेरेंट मैनर में डिस्कस किया था। चाइना को ये लगता है कि इसको इंडो पैसिफिक विजन नहीं, इसको एशिया पैसिफिक रीजन या विजन कहना चाहिए फॉर दैट मैटर, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवांसिंग एवरीवन्स इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो चाइना को ये समझाना पड़ेगा क्वाड कंट्रीज को, यानी कि क्वाड कंट्रीज को सबको समझाना पड़ेगा कि एक ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, और ये सभी के इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट में काम कर रहा है। हम चाइना के विपरीत काम नहीं कर रहे, किसी भी कंट्री के विपरीत हम काम नहीं कर रहे, हम बस जो सही हैं उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो होना चाहिए। जो क्वाड है ऑन द अदर हैंड इज अ प्लूरिलेटरल मैकेनिज्म बिटवीन कंट्रीज दैट शेयर इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक मैटर्स। तो कुछ कुछ स्पेसिफिक मैटर्स पे क्वाड की कंट्रीज आपस में इंटरेस्ट शेयर करती हैं, तो इसलिए प्लूरिलेटरल मैकेनिज्म है बिटवीन दीज कंट्रीज। द एंटायर फोकस ऑन द इंडो पैसिफिक मेक्स द क्वाड अ मैरीटाइम। तो क्योंकि इंडो पैसिफिक पे फोकस कर रहा है तो मैरीटाइम बनाया था इसको, यानी कि समुद्र से रिलेटेड बनाया था, नदियों से रिलेटेड, महासागर से रिलेटेड बनाया था, rather than a long-based grouping, raising questions whether the cooperation extends to the Asia, Pacific and Eurasian region। तो इस पे क्वेश्चन उठाता है कि भाई क्या ये कॉपरेशन एक्सटेंड करेगा टू द एशिया, पैसिफिक एंड द यूरेशियन रीजन्स एज वेल। इन 2016 चाइना ने खुद एस्टैब्लिश किया था एक क्वाड्रिलेटरल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म विद अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड तजिकिस्तान, ठीक है। सो ये मोर रिसेंटली earlier this year another one with पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड नेपाल। सो क्वाड का कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। ये मतलब इकलौती नहीं है। सो क्वाड काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, मतलब काफ़ी सारे क्वाड को एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि दो क्वाड्स में तो खुद चाइना इन्वॉल्व है, एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल के साथ, एक अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड तजिकिस्तान के साथ। नाउ द वर्ल्ड टुडे सफरिंग विद ग्लोबल पेंडेमिक। अब क्योंकि वर्ल्ड आज ग्लोबल पेंडेमिक से सफ़र कर रहा है, दिस टाइम अराउंड द फोर कंट्रीज आर नेविगेटिंग थ्रू मोर टर्बुलेंट वाटर्स। तो ये एक तरह से यहाँ पर मुहावरा छोड़ा गया है कि किस तरीके से ये नेविगेट कर रहे हैं थ्रू मोर टर्बुलेंट वाटर्स, ज़्यादा ही टर्बुलेंस है उस पानी में। द ग्लोबल पेंडेमिक एंड द फॉल्टरिंग ग्लोबल इकोनॉमी आर टेकिंग ए टोल ऑन द रीजन्स ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो रीजन की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी पे दिक्कत आ रही है। द टू मेजर पैसिफिक पावर्स चाइना और अमेरिका जो है वो मूविंग इनटू ए मोर एडवर्सेरियल फेज ऑफ देयर रिलेशनशिप। तो एडवर्सेरियल फेज मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिकूल अवस्था हो चुकी है दोनों के रिश्तों की। अब मतलब बहुत ज़्यादा दुश्मनी सी पाल ली है उन्होंने, इकोनॉमिक एंड पे तो बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो चुकी है उनकी ट्रेड को लेके। तो ये दो पावर्स हैं, सुपर पावर्स। द पब्लिक opinion about China in all four countries is different from what it used to be in 2007। काफ़ी सारे सर्वे निकाले गए
जिसमें पहले के टाइम पे चाइना के बारे में अच्छी बातें बोली जाती थी, यूएस में मैक्सिमम लोग करते थे, बट अब वो बिल्कुल ही चेंज हो गया, ड्रास्टिक चेंज आया है चाइना को लेके, इन सभी 4 कंट्रीज़ में ओपिनियंस को लेके। हमारी खुद की इंडियन कंट्री में भी हम देख सकते हैं कि चाइना को लेके मिक्स्ड ओपिनियंस आ चुके हैं। मिक्स्ड क्या, ऑलमोस्ट सभी उसको बॉयकॉट करना चाहते हैं, दो जहाँ पे बॉयकॉट करना चाहिए, व्हेन इट्स बेसिकली टाइम टू बाय एनी फ़ोन, तो हम मोस्टली चाइनीज़ फ़ोन ही खरीदते हैं, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स बिक जाते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि भाई क्योंकि आयन ही है ये अपने आप में, और अपने आप में एक अजीब सी बात है, सरकास्टिकली ये चीज़ हम अपने ऊपर ले सकते हैं कि हम खुद तो कह रहे हैं कि चाइना को बॉयकॉट करो और खुद ही खरीद रहे हैं। ओके, नो इश्यूज। देन कमिंग नेक्स्ट इज दिस, कि जो फैक्ट ऑफ द मीटिंग itself will signal to China that assertive or aggressive behavior is not going to derail this mechanism। तो इसको जो ये चाइना अपना assertive और aggressive behavior दिखाता है, ये इस mechanism को derail नहीं कर सकता, पटरी से नहीं उतार सकता। needless provocation of China should be avoided। तो ये जो चाइना प्रोवोकेशन कर रहा है, भड़काने की, उकसाने की कोशिश कर रहा है, ये अवॉइड की जा सकती है आराम से। There is no gain in actions that anger the Chinese with no commensurate benefit to the others। In a recent address to the US-India Strategic Partnership Forum USISPF, the US Deputy Secretary of State spoke about making sure that all the countries were moving at the same speed। तो उन्होंने कहा कि भाई सभी कंट्रीज को साथ में बढ़ना चाहिए, एक ही स्पीड पे बढ़ना चाहिए, तभी वर्ल्ड में पीस और इंटीग्रिटी एज वेल एज प्रॉस्पेरिटी आएगी। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट बिकॉज प्लूरिलैटरल मैकेनिज्म जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को भी सर्व करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल और जियो पोलिटिकल सिचुएशंस में ही वो काम आएगा, नेशनल विद इन द कंट्री क्या हो सकता है उससे। He also suggested that other countries might be invited to join in the future. This too is welcome. India has many other partners in the Indo-Pacific। तो इंडिया के काफी सारे और भी पार्टनर्स हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। Reaching out to develop a comprehensive vision। The forthcoming ministerial meeting will be an opportunity to define the idea and chart a future path। तो अब जो फोर्थ कमिंग, अब जो आने वाली मीटिंग है, इसकी मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी क्वाड की एट जापान, तो वो अपॉर्चुनिटी होगी कि दोबारा से हम डिफाइन कर सके आइडिया और चार्ट कर सके फॉर ए फ्यूचर पाथ कि हम आगे कैसे बढ़ें। पॉजिटिव एजेंडा बिल्ट अराउंड collective action in humanitarian assistance and disaster relief, monitoring shipping for search and rescue or anti-piracy operations, infrastructure assistance to climatically वल्नरेबल स्टेट्स। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव एजेंडा है जो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स हम ले सकते हैं। सिमिलर एक्टिविटीज एंड विल रीअश्योर द लिटोरल स्टेट्स दैट द क्वाड विल बी ए फैक्टर फॉर रीजनल बेनिफिट। तो रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं उनका हम बेनिफिट से सोच सकते हैं, उनको डिजास्टर रिलीफ प्रदान कर सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे सकते हैं। एंड अ फार क्राई फ्रॉम चाइनीज एलिगेशन दैट इट इज सम पार्ट ऑफ अ मिलिट्री अलायंस। तो हम चाइना के जो एलिगेशंस हैं हम उसको भी खारिज कर सकते हैं कि भाई ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये बहुत सारे पॉजिटिव एजेंडा के साथ काम करने वाला अलायंस है। इंडिया शुड डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव विजन on the Indo-Pacific which would ideate on the current and future maritime challenges। तो इंडिया डेवलप कर सकता है कॉम्प्रिहेंसिव विजन को, consolidate its military and non-military tools, engage its strategic partners। तो strategic partners को engage करके वो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंडर ले सकता है, कामों को। पहला तो मिलिट्री और नॉन मिलिट्री टूल्स हैं। जो नॉन मिलिट्री टूल्स के अंदर सॉफ्ट पावर भी अपनी बिल्डअप कर सकता है, बिकॉज ऐसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत वो पॉजिटिव एजेंडाज लाइक डिजास्टर रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा किसी कंट्री का, वीक कंट्री का, तो ऑब्वियसली उसकी सॉफ्ट पावर इंक्रीज होगी। नाउ द कंक्लूजन थिंग इज एन आउटरीच टू द इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट्स। जो भी वहाँ पर उस एरिया में जो स्टेट्स आते हैं, स्पेशली इंपॉर्टेंट सिंस देर आर मोटिवेटेड रिपोर्ट्स, ये मोटिवेट करने वाली रिपोर्ट्स हैं फ्रॉम सम क्वार्टर्स सजेस्टिंग दैट इंडिया इज समहाउ सीकिंग टू डिनाई एक्सेस और टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर
that impedes the legitimate movement of some extra regional countries through the Indian Ocean. तो एक तो उनका एक्सेस जो है उनको डिनाई करेगी जो कि वहाँ से मूव करने वाले हैं, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी उस एरिया पे जो कि एक्स्ट्रा रीजनल, जो कि बाहर से आने वाली कंट्रीज हैं उनके मूवमेंट को क्या कहते हैं, इम्पीड करेगी, रोकेगी, ठीक है, रेजिस्टेंस पैदा करेगी बेसिकली. द क्वाड नेशंस नीड टू बेटर एक्सप्लेन the Indo-Pacific vision is an overarching framework with the objective of advancing everyone's economic and security interest. प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जो हैं जापान के, उन्होंने प्रेजेंटली कहा है कि सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके अंदर उन्होंने कहा था 22 अगस्त 2007 को, एक ब्रॉडर एशिया की हम तमन्ना करते हैं that broke away geographical boundaries is the new beginning to take on a distinct form. तो एक नई beginning हो सकती है. It is the right time to realize this dream. So that's all from my side. That's it from this lecture. Thank you so much guys for watching this video. Keep learning, keep studying, and as always, God bless you all. Jai Hind.